नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे हैं, कभी पूर्वांचल के लोगों के लिए तो कभी उत्तरांचल के लोगों के लिए। लेकिन उनका जो मकसद है वो साफ है कि जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उनको राहत दिया जाए और उनको जल्द से जल्द सरकार उनके गंतव्य तक पहुंचाए। लॉकडाउन के करीब 40 दिन बीत जाने के बाद सरकार एक कार्य योजना बनाती है जिसके तहत वह कहती है कि मजदूरों को वापस उनके घरों पर जाने की व्यवस्था की जाएगी। अब यहीं पे सरकार का तालमेल समझने में दिक्कत होती है। नितिन गडकरी, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, वो आग्रह करते हैं कि इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो मजदूर वापस आएं। हम लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और कई इंडस्ट्रीज को भी, कई ऑफिसेस को भी 33% स्टाफ के साथ खोला जाता है। जब ऑफिसेस खुल रहे हैं तो मजदूरों को वापस भेजने की ज़रूरत क्या है, पहली चीज़। और जब उनको वापस भेजना था तो वापस क्यों नहीं भेजा गया। कल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हमें एक दुखद घटना देखने को मिली। 16 मजदूरों ने अपनी जान मालगाड़ी की चपेट में आकर गंवा दी। इसी चीज का डर पूरे भारतवर्ष को था। आज इसी मुद्दे पे हम महाबल मिश्रा जी से बात करेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल जो घटना हुई सर, इसमें एक चीज, एक पक्ष ये अवश्य कह सकता है कि रेलवे ट्रैक सोने के लिए नहीं है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और वो पैदल चल के आ रहे थे अपने सर पर गठरी बांध करके। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार यदि व्यवस्था की होती, मैं पहले भी कहा था, मैं 28 मार्च को एक सोशल मीडिया में वीडियो मेरा वायरल हुआ था, जो मैंने कहा था ये लॉकडाउन तैयारी करके नहीं हुआ है और मजदूर के साथ अन्याय होगा, और वो साबित हो रहा है। आज मजदूर रोटी के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने अनदेखी किया है, बिना तैयारी का ये लॉकडाउन किया तो यदि मजदूर को घर भेजना था, श्रमिक को घर भेजना था तो 28 को भेज देता। लेकिन आप 40 दिन के बाद उसको रोटी के लिए तरसा रहे हैं, न तनख्वाह मिल रहा है और आप उसको मजबूर वो होके पैदल यात्रा चलता है, भूखे पेट से चलता है, तो मरने के कगार पर पहुंचा है। तो इसका सरासर जिम्मेदार सरकार है। मरता क्या नहीं करता, भूखा पेट गया और भूखा पेट होकर के वो सो गया। उसको क्या पता था ट्रेन आएगा, वो सब पता नहीं था। उनको ये समझ थी जो लॉकडाउन की वजह से बस ट्रेनें नहीं चलती है, उनकी मृत्यु हुई। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन आधी अधूरी तैयारी, आपने कहा प्रभा जी, अभी भेजने की क्या प्लान बनाए हैं मुझे बता दे। लोग आज हमारे दरवाजे पर लोग भटक रहे हैं, जो हम बिहार जाना चाहते हैं, यूपी जाना चाहते हैं, कोई उत्तराखंड जाना चाहता है, कहीं उड़ीसा जाना चाहता है, वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। दिल्ली में या कहीं बाहर में आपने जाने की जो कहा तैयारी करेंगे, तो आप कहते हैं अब उन मजदूर को भेजेंगे जो शेल्टर में है। आप कहते हैं अभी शेल्टर में जो उसको भेजेंगे, तो भाई शेल्टर तो आप पहले ही कहते जब हम सिर्फ शेल्टर वाले मजदूर को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो कहा सभी श्रमिक को हम भेज देंगे। तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी बात में अंतर है। कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट्स की, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का। भाई रोड मैप नहीं बनाया। 2 ट्रेन से आप देखिए, एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 27 लाख मजदूर बिहार के हैं, जो कि विभिन्न प्रदेश में सूरत का सुंदरता बढ़ाया, सूरत का कपड़ा मिल को अच्छा किया, गुजरात को इतना उन्नति के दिया। तो आज गुजरात के लोग, आपने देखा होगा, आज पंजाब केसरी में छपा है, जो ट्रेन का पैसा एक तरफ भाजपा के लोग कहते थे 85% केंद्र सरकार देगा, 15 सरकार स्टेट को बन देगा, जबकि गुजरात में पूरी पैसा वसूला गया है। तो मुख में राम बगल में छुरी, हाँ, ये इन्हीं में है। क्यों लिया आप? रूपानी कौन है? रूपानी गुजरात का मुख्यमंत्री है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, तो क्यों लिया पैसा? तो आप एक तरफ केंद्र कहता है 85% पैसा हम देंगे, इस तरह की बात है। तो मैं समझता हूँ संवेदनशील सरकार नहीं है,
वास्तविक में किसी सब मुख्यमंत्री से बैठा के जब तक बात नहीं आप करेंगे, समन्वय नहीं बनाएंगे, बिना समन्वय के आप चलते हैं, किसी मुख्यमंत्री से आप बात नहीं करते हैं, बिना समन्वय के आप ऑर्डर दे देते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं सरासर सरकार की विफलता है। दूसरी बात, आपने श्रमिक कानून में तब्दीली किया है। हाँ, इसके ऊपर हम आने वाले थे। यूपी में, एमपी में, आपने गुजरात में, आपने कहा श्रमिक कानून एक दिन में नहीं बनता। आप कानून बना करके क्या चाहते हैं? जो कानून बना करके उस नौकरी से फैक्ट्री के मालिक उसको हटाएगा, उसको वेतन नहीं देगा, तो कोई एक्शन हम ले नहीं सकते। तो ये आप क्या चाहते हैं? बड़ों लोगों को मदद करना और मजदूरों को मारना। ये क्या है? श्रमिक कानून में आप चेंज क्यों ला रहे हैं? आप कहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, श्रमिक की भत्ता उसको सही मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। तो श्रमिक कानून लगाए 50 होगा तो 10 को नौकरी को रखेगा, 40 को हटाएगा। आज ही मेरे पास आया था, मैं गावल के लोग आए थे, हटा दिया लोगों को। महावर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार के अलावा आज जो आपके बिहार के मंत्री संजीव कुमार ने भी ट्वीट कर कहा कि दिल्ली सरकार उनसे मजदूरों के आने पर उनसे किराया मांगती है, बाकायदा उन्हें चिट्ठी लिखती है कि आप हमें पैसा दीजिए, जो वहाँ से आपके मजदूर यहाँ आ रहे हैं आप हमें बाकायदा दीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली सरकार के जो सीएम केजरीवाल हैं वो एक ओछी राजनीति कर रहे हैं इस तरह के लॉकडाउन में और इस तरह के वायरस में, जहां पर मजदूरों को इस समय सारी सरकारों को मिलकर एक साथ उनको लाना चाहिए, उनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए। कृतिका जी, मजदूर यहाँ काम किया तो इस स्टेट का आर्थिक स्थिति शुद्ध किया, टैक्स किसको मिला? राज्य को। जहाँ जो प्रांत में मजदूर काम करता, चाहे गुजरात में करे, चाहे अहमदाबाद में करे, चाहे बम्बे में करे, चाहे सूरत में करे, चाहे दिल्ली में करे, जिस स्टेट में काम करता है आर्थिक स्थिति किसका सुदृढ़ होता है? स्टेट का। और केंद्र को टैक्स मिलता है, तो टैक्स केंद्र को मिलता है, उस आर्थिक स्थिति उस स्टेट को मजबूत करता है जहां काम करता है। तो आज सिर्फ बिहार पर डिपेंड क्यों? आप सभी सरकार से बात कीजिए। हम मानते हैं जो बिहार का मजदूर है वहां बिहार के मुख्यमंत्री का भी जिम्मेदारी बनता है, लेकिन जिम्मेदारी जहां काम करता है उसको ज़्यादा बनती है, क्योंकि टैक्स का फायदा किसको, सेल्ट वाट किसको जाता है, एक्साइज ड्यूटी किसको जाता है। आज दुकान पर जो आज बिकता है, लोग सामान खरीदता है खाने का, वो टैक्स किसको जाता है? तो भाई 27 लाख आज मजदूर दिल्ली में है, उसका टैक्स आप मजा लो अच्छे दिन में, और जब बुरा दिन हो तो उस स्टेट को कहो तुम अपने को ले जाओ। आप इसको विचार करना चाहिए। ये केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार का समन्वय बना करके इसको भेजना चाहिए। ये केंद्र सरकार की विफलता है। महावल जी, उत्तर प्रदेश के कानून में जो बदलाव आ रहे हैं श्रम कानून में, उसमें मोटा मोटी 2 चीज़ें देखने को हमें मिल रही है। पहली चीज़, ये सारे कानून ऑलमोस्ट 3 सालों के लिए बनाए जा रहे हैं, 1000 दिन के लिए, 3 सालों के लिए। दूसरी चीज़, मजदूरों से विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा है और एक पूरा का पूरा पैटर्न क्रिएट किया जा रहा है जिससे बड़े उद्योगपति, बड़े व्यवसायी उनका शोषण कर सके। आपको लगता है कि इस समय में जब नौकरियां खतरे में हैं, उस समय में इस श्रम कानून को लाके मजदूरों की मुसीबत को बढ़ाया जाना चाहिए था? प्रभात जी, मैं इंटेक का अध्यक्ष भी था, मैं उस नाते भी कहता हूं सब कानून में आप तब्दीली किया। आप इसका मतलब है जब मजदूरों को साथ अन्याय कर, मजदूर को क्रैश कर रहे हो, तो ये गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। ये कानून किसने तब्दीली अभी करने की आवश्यकता क्यों? नौकरी से वो हटाएगा, कुछ कर नहीं सकते। मजदूर प्रदर्शन कहाँ करेगा? अपनी आज प्रजातंत्र देश है, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। यदि आप प्रदर्शन नहीं करने दोगे तो मजदूर जाएगा कहाँ? बिल्कुल। तो ये गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, पूर्वांचल विरोधी सरकार है। एक तस्वीर हमारे पास आई, शायद आपने भी तस्वीर देखी हो कि जब मजदूर चल रहा था, बहुत देर तक चला, उसके चप्पल फट गए तो बिस्लरी की बोतल अपने पाँव पे बांध के वो आगे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता रहा। ऐसी बेहाल स्थिति, और उसमें हम एक मिशन वंदे भारत चलाते हैं जिससे हम एक तरफ तो विदेशों में फंसे अपने भारतीय बच्चों को वापस ला रहे हैं, और दूसरी तरफ जिसने इस देश के निर्माण में भूमिका
इस सड़क के निर्माण में सिर्फ चूना पत्थर नहीं लगा है, उसमें श्रमिकों का पसीना लगा है, इस वजह से ये चमचमाती है। आपको लग रहा है कि सरकार दोहरा मापदंड रख रही है? बिल्कुल दोहरा मापदंड है। देखिए सरकार, मैं समझता हूं जो हमारा गरीब अमीर सबका समन्वय बनकर सरकार हमारी है और आर्थिक स्थिति मजबूत करती है, लेकिन पैसा आपके पास है या मेरे पास है, यदि श्रमिक आपका काम नहीं करेगा तो आप में आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ मजबूत होगा? आज दिल्ली में फैक्ट्री स्टार्ट या दिल्ली में या कहीं भी फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए है, लेबर नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ लेबर जो इस बार जा रहा है वो कसम खा के जा रहा है, जो दिल्ली फिर लौटूंगा नहीं या सूरत लौटूंगा नहीं, बहुत सारे कसम खा के गया। तो मैं समझता हूँ लेबर यदि नहीं आएगा तो ये बड़े बड़े अट्टालिका कहाँ बनेगा, मेट्रो कैसे आएगा, फ्लाईओवर कैसे बनेगा, ऑफिसेस कैसे बनेगा, ये लघु उद्योग, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग जो 1/3 जीडीपी का भाग है और 50% जो निर्यात करता है वो लघु उद्योग का काम है। जब तक पैकेज सरकार को चाहिए था जो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए लघु उद्योग को पैकेज देना और लेबर को पैकेज दे करके आर्थिक स्थिति तभी मजबूत होगा जब लेबर काम करेगा। पैसा रहते नहीं, पैसा रहते आप खा सकते हो, ऐश कर सकते हो, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तो लेबर की ही जरूरत आपको पड़ेगी। क्या प्रतिभा जी, कृतिका जी? तो आज मैंने एक न्यूज़ देखा, उसमें ये था कि मजदूर बार बार सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें खाने के लिए, हमें रहने के लिए, अगर हमारे पास रोजगार इस समय में नहीं है तो हमारे लिए आपको एक सुविधा मुहैया कराइए। मैंने तो दिल्ली सरकार अभी तक मेरा, आप देखिए इस महीना में 4-5 मैं सोशल मीडिया के यहाँ से वीडियो दिया है। मैं आज भी आग्रह करता हूँ, जो हमारे मजदूर वर्ग से लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ शहर ना छोड़ें, क्योंकि हम देश की आर्थिक स्थिति तो मजबूत करते हैं लेकिन हम नौकरी करके अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, जिससे कि आपका परिवार का, समाज का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। और बच्चे को शिक्षा शिक्षित करते हैं तो बच्चे को भी आप अशिक्षित करेंगे। तो मैं आग्रह करता हूं जो आप जहां काम करते हैं वहां रुकें। और लॉकडाउन में मैं समझता हूं 30% की छूट हुई है, धीरे धीरे रियायत मिलेगी और नौकरियां दोबारा मिलेगा। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं जो आप घर ना जाओ, सरकार से भी आग्रह करता हूं जो लेबर को पैकेज दें और अर्थव्यवस्था शुद्ध करने के लिए छोटी इंडस्ट्री को पैकेज दें और काम शुरू करें। अन्यथा आप 3 महीने के बाद देखिएगा कितने लोग फांसी लगाएगा। अभी तो लॉकडाउन करके घर में, जब तनख्वाह नहीं दे पाएगा, लोगों को बैंक का EMI नहीं जाएगा, लोगों का सैलरी नहीं दे पाएगा, कितने फैक्ट्री के मालिक फांसी लगाएगा कि आप देखना। कृतिका जी, आप ये बोल रहे हैं कि आप ये दरखास्त कर रहे हैं मजदूर भाइयों से कि वो यहाँ रुके, हालात कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे, पर वही मजदूर बार बार बोल रहे हैं कि सरकार हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है, आप हमें गोली मार दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, हमारे बच्चे और हमारे परिवार वाले सुसाइड कर लेंगे, पर हमें हमारे गंतव्य तक पहुँचा दीजिए। कृतिका जी, वो इसलिए रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। आज भूखे रोड पर मर रहा है, बच्चे के लिए दूध का पैसा नहीं है, गैस बनाने के लिए पैसा नहीं है, वो भूखे तड़प रहे हैं। वो चाहते हैं जो भाई आज तो मेरा बडी उठाने वाला भी घर के लोग तो होंगे जो मैं उठा लेगा बडी। ऐसा स्थिति में सरकार की विफलता है। सरकार को चाहिए जो उसको गरीबों के पैकेज दे करके रोकने की बात करे और जल्दी से जल्दी फैक्ट्री स्टार्ट करे। और हम देखें सरकार का जो भाई कोरोना के जीवन में चलते में भी अपना जीने के सीखना चाहिए, कहते हैं तो हम सीखेंगे, लेकिन काम करने का आप तरीका दीजिए। कोई रोड मैप बना है क्या? अभी तक सिर्फ भाषण में है। मावल जी, हमने लघु उद्योग की बात सबसे प्रमुखता से इसलिए उठाई क्योंकि लगभग 11 करोड़ लोग इस सेक्टर से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है जिससे इन उद्योगों के छोटे उद्योगपतियों को भी संभाला जा सके। एक रिपोर्ट कह रही है कि भारत करोड़ों में नौकरी खोएगा और ऐसे में जो रक्षा मंत्रालय है वो अपने यहाँ नौकरियों की कटौती करना शुरू कर देता है। आपको लगता है कि इस वक्त में इस तरीके का इंडिकेशन देके आप प्राइवेट सेक्टर को प्रोवोक कर रहे हैं कि जब सरकार पैसा नहीं दे पा रही तो आप भी अपने यहाँ से नौकरियों की छटनी करना शुरू कर दें? आप श्रमिक कानून में जो गुजरात या यूपी या मध्य प्रदेश, हाँ, ये जो किया है तो क्या है, इसी तरफ इशारा जाता है
इसी तरह इशारा जाता है। श्रमिक को क्रैश करने का यह तरीका है। मेरा आपसे निवेदन है, आपने कहा 11 करोड़ श्रमिक है, लेकिन 11 करोड़ के साथ साथ 2.5 करोड़ सर्वे के मुताबिक छोटे व्यापारी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आज जितने बिल्डर हैं, छोटे छोटे बिल्डर कॉलोनिया में देखेंगे, अब क्या है, पैसा लोगों से लिया हुआ, बिल्डिंग उनका बनेगा नहीं, कर्जा देगा नहीं, ईंट वाला का पैसा चाहिए, सीमेंट वाला का, सरिया वाला का दे नहीं पाएगा तो फांसी तो लगाएगा। तो आज हालत ये है, छोटे व्यापारी का, लघु उद्योग वाले का हालत ये है, जो बैंक का EMI उसको देना है, उधार माल लाया उसको देना है, लेबर को तनख्वाह, प्रोडक्शन हुआ नहीं तनख्वाह उसको देना है एज पर लॉ उसको देना है, और प्रोडक्शन होगा नहीं, तनख्वाह देगा नहीं तो फांसी लगाएगा ना। कृतिका जी, मावल जी, अगला सवाल मैं आपसे लूँगा। हमने ये सारी बातें की, मुंबई के एक अस्पताल से दृश्य आते हैं जो विचलित करते हैं, जिसमें जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, वहीं पे डेड बॉडीज़ भी रखी हुई हैं। प्रशासन कितना विफल होगा? ऐसा है, मानवता में खत्म हो गया है, और मानवीय दृष्टिकोण से आप जहां मृत्यु हुई है और वही कोरोना पेशेंट का इलाज करते हैं, तो आधा तो डर उसको उस कोरोना से तो है ही, आधा डर उस लाश को देख करके भी उसको आंखों में आंसू आती है। तो मैं समझता हूँ मानवीयता खत्म हो गया है। संवेदनहीन सरकार, मैं समझता हूँ सरकार की समझ खत्म हो गया है। दिल्ली पे आते हैं, आखिरी सवाल लेते हैं। दिल्ली के अंदर लगातार 2 दिनों से आम आदमी पार्टी की सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो मामलों को छुपा रही है। 116 मौतें सिर्फ नेशनल हेराल्ड अखबार, कांग्रेस का मुखपत्र जिसे कहा जाता है, उस अखबारों के हवाले से ये खबर आ रही है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी बोला है कि 116 मौतों का आंकड़ा तो सिर्फ इन 4 अस्पतालों का है, जबकि दिल्ली सरकार जो आंकड़े दे रही है वो उससे बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़, जिस वार्ड में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, यहीं पे कुछ दिनों पहले हमें एक मरीज़ मिला था जिसको हमने एम्स झज्जर पहुंचाया। उसके परिवार की ठीक तरीके से देखरेख नहीं हुई, जांच नहीं हुई, और रिपोर्ट ये है कि उसके पिता और भाई भी अब इससे संक्रमित हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें एक तरफ को इशारा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में बिल्कुल विफल रहे हैं। आप क्या स्टैंड? ऐसा है, ये तो जांच का विषय है। हाँ। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, और यह कितना दोषारोपण हो रहा है, कितना सही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कोरोना के प्रति सजगता लोगों में, जो प्रधानमंत्री ने कहा सोशल डिस्टेंस बना के वो लोग रख रहे हैं, लोग अवेयर हैं, सरकार अवेयर नहीं है। सब अब सरकार, मैं समझता हूँ सरकार का क्या उपचार है। आप देखें, एक पेशेंट को भर्ती करने में भी दिक्कत आती है, कहीं बेड की कमी आती है, तो पहले से ही नहीं, मैं तो इस बारे में आपसे भी कहा था, क्या जरूरत है 20 करोड़ की लागत से नया पार्लियामेंट बनाने की? क्या जरूरत है 1.25 लाख करोड़ से बुलेट ट्रेन लाने की? क्या जरूरत है? आप उसके हॉस्पिटल को आप बढ़ाओ और किट लाओ, किट इस तरह का कोरोना वायरस जैसे और वायरस आवे, उसको लड़ने के लिए सक्षम बनाइए, हॉस्पिटल को अच्छा बनाइए, वेंटिलेटर लाइए, ICU बनाइए, किट लाइए, वैक्सीन बनाइए, इस पर खर्चा करो। ऐतिहासिक पार्लियामेंट बना हुआ है, इंडिया गेट बना हुआ है, इसको इतिहास को खत्म करने की बात नहीं है। जो आज इतिहास को बदलने चले हैं, तो ऐतिहासिक मोन्यूमेंट बना हुआ उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 20,000 करोड़ से जो आप बना रहे हो, हॉस्पिटल लाओ, बढ़िया किट लाओ, ICU लाओ, वेंटिलेटर लाओ, तब उस पर खर्च करो जो लोगों को फायदा होगा। आप अनाप शनाप खर्चा बंद करो और स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करो, जिससे देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा देश इसी तरह से कोई दूसरा वायरस आएगा तो खत्म होगा। जी महावर जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि लगातार सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार बार बार ये बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास काफ़ी पैसा है, पर वो मजदूरों पे या इन सब चीज़ों पे खर्च नहीं कर रही है, उनका ऑडिट कराना चाहिए। आप एक बात देखो कृतिका जी, जब PM रिलीफ फंड था, PM रिलीफ फंड है, उसमें लोग 71 के वार हुआ था, 62 का वार हुआ था, ये जो भी वार हुआ था तो PM रिलीफ फंड में लोग पैसा दिया। अभी PM केयर फंड क्या है, अलग क्यों? ये ऑडिट होना चाहिए,
इसमें क्या है, जब फंड दिया लोग तो इसकी ऑडिट क्यों नहीं? ये कोई नहीं, ये आम आदमी भी पूछता है पीएम केयर फंड क्यों नहीं पीएम रिलीफ फंड नेशनल बना हुआ है? तो मैं समझता हूँ जब बना हुआ है तो अलग से एक अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों? और आपके पास इतने पैसे हैं, आप WHO से मिली एडवाइस पर, आपको फॉरेन से भी पैसा मिली है, धीरे में बात खुलेगी। जो आपको पैकेज मिला है जो कोरोना से लड़ने के लिए, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा मिला है, थोड़ा दिन के बाद वो भी बात आएगी सामने में, हैं वो पैसा मिला है। तो पीएम केयर फंड अलग से क्यों? और व्हाई नॉट ऑडिट? जब सरकार कोई केयर, चलिए आपने बना दिया, आपने पीएम केयर फंड बनाया, ऑडिट क्यों नहीं? सरकारी संपत्ति, जब हमने दान दिया है, आपने दान दिया है, लोगों ने दान दिया है, तो उसकी ऑडिट होना चाहिए जो आपने क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया। नहीं, सरकार को क्या कहते हैं, एक निष्पक्षता और एक ट्रांसपेरेंसी तो रखनी चाहिए। बिल्कुल। जब राइट टू इंफॉर्मेशन RTI आई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार और प्रशासन और जनता के बीच में एक जो टूटा हुआ ब्रिज है वो जुड़े। बहुत सारे सवाल हैं, समय कम है, लेकिन सरकार की मंशा और कार्यशैली पे सवाल लगातार उठ रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हों। हम लगातार आपको जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे, प्रमुख मुद्दों पे प्रमुख लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेशन लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।